दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन बीकानेर राज्य का इतिहास स्टार्ट किए थे, यानी पिछली जो क्लास हुई थी, जो बीकानेर के इतिहास की अपनी प्रथम क्लास हुई। ठीक है, अपन जैसे स्टार्टिंग में बात कैसे बीकानेर की स्थापना बीका करता है, यानी 1465 में जोधपुर छोड़कर या मारवाड़ छोड़कर बीकानेर की तरफ जाता है। 1472 में कोडमदेसर नामक स्थान पर स्वयं को राजा घोषित करता है और 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। ठीक है, बीकानेर की स्थापना यानी वैशाख शुक्ल द्वितीया को हुई थी, लेकिन यानी खुशी तृतीया को मनाई गई थी। उस दिन आका तीज थी, तो उसी दिन के या हर वर्ष उसी दिन को ध्यान में रखते हुए या आका तीज को या अक्षय तृतीया को हर वर्ष बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात किए थे बीका के बाद में जो राजा बने थे नरा बने थे। नरा का ज्यादा कोई इतिहास नहीं था, तो उसके बाद में अपन बात किए थे लूणकरण की। ठीक है, तो लूणकरण के बारे में एक जो फैक्ट था, बिट्टू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा था। ठीक है, जय सोम ने भी लूणकरण की तुलना यानी कर्ण से की थी। इसके बाद में फिर राजा पढ़े थे आगे बीकानेर के जैत सिंह। तो जैत सिंह के बारे में अपन पहले मारवाड़ पढ़े थे, तब भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो जैत सिंह के बाद में उनके जो बेटे कल्याणमल राजा बनते हैं, राव कल्याणमल। कल्याणमल आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जैत सिंह को मारे जाने के बाद में शेरशाह सूरी की यानी शरण में चले जाता है। ठीक है, राव कल्याणमल जो फिर शेरशाह सूरी की तरफ से फिर जो देखिए गिरी सुमेल वाला युद्ध लड़ता है उधर मालदेव से। इसकी बातें अपन पूरी कर चुके हैं पहले। उस साथ में मेड़ता का वीरमदेव भी था। देखिए, राव कल्याणमल की बात कल कंप्लीट कर लेते। राव कल्याणमल तक कल वाली क्लास में अपन पढ़ लिए थे। आज अपन आगे बात करते हैं जो बीकानेर के आगे राजा हुए हैं उनकी। देखिए, जो बीकानेर में राजा हुए हैं, आगे राजा हुए थे राय सिंह हुए थे, जो कल्याणमल के बेटे थे। ठीक, देखिए थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रखना, पिछली बातों को जोड़ने की कोशिश करना। अपन पहले बात कर चुके हैं राय सिंह और जो पृथ्वीराज राठौड़ था, दोनों भाई थे, कल्याणमल के बेटे थे दोनों। अकबर दोनों को अपने दरबार में ले जाता, आगरा ले जाता है। ठीक है, तो आगे चलकर बीकानेर का राजा तो राय सिंह बनता है और जो पृथ्वीराज राठौड़ था वो अकबर के दरबार में रहता है और कवि बनता है। वह एक बड़ा कवि था। ठीक है, वैली कृष्ण रुक्मणी की उसकी पुस्तक थी, आगे अपन आज ही बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ की भी। देखिए, राय सिंह को अपन ये भी बात कर चुके हैं पहले, जो अकबर जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। ठीक है, जोधपुर के प्रशासक बनने के बाद में फिर बीकानेर का राजा बनता है राय सिंह। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अपन पहले बात कर चुके हैं, 2-4 बार तो कम से कम बात कर ही चुके हैं। 1472 से 1474 तक राय सिंह बीकानेर का प्रशासक बनता है, अकबर प्रशासक बनाता है। ठीक है, अब बात आती है राय सिंह की। ठीक है, राय सिंह एक बड़ा विद्वान शासक हुआ था। चहुं और या चारों ओर राय सिंह की जो प्रशंसा फैल रही थी, चारों तरफ बातें हो रही थी। यानी स्थापत्य कला में भी विद्वान था, या स्थापत्य कला में भी विश्वास करता था, या स्थापत्य कला में भी रुचि रखता था। और जो राजनीतिक उपलब्धियां थी या जो लड़ाइयों वाली उपलब्धियां थी वो भी काफी रही है राय सिंह की। देखिए, राय सिंह के समय जब बीकानेर के राजा यानी राय सिंह जब बीकानेर का राजा बनता है, उसके बाद से जो पहले वाले जो राजा थे वो राव लगाते थे। ठीक है, राय सिंह से पहले वाले जो राजा थे अपने नाम के आगे राव लगाते थे, और फिर राय सिंह के बाद वाले राय सिंह से राजा अपने नाम के आगे लगाने लग गए थे महाराजा या महाराज। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं आगे बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो ये जो महाराजा नाम के आगे लगा है वो राय सिंह के समय से लगा है। ठीक है, जो 1574 से 1612 तक राय सिंह का टाइम पीरियड रहता है। 1574 से 1612 ईस्वी तक आप लिखना चाहो तो लिख लेना। राय सिंह का टाइम पीरियड 1506 यानी 1574 टू 1612 है। ठीक है, 1574 से 1612 तक राय सिंह का टाइम पीरियड रहता है। राय सिंह के समय से जो बीकानेर के राजा थे या शासक थे अपने नाम के आगे महाराजा लगाना शुरू करते हैं। देखिए, अब बात आती है राय सिंह जो अपने राजनीतिक उपलब्धियों के लिए किस प्रकार से जाने जाते हैं या किस प्रकार से, और जो अपने जो दुश्मन थे, हालांकि लड़ रहा था। देखिए भाई, राय सिंह मुगलों की तरफ से था। ठीक है, मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, तो काफी जो विद्रोह हुए थे अकबर या मुगलों के खिलाफ, उनको दबाने में सफल होता है, काफी विद्रोहों को दबाता है। जैसे गुजरात के जो मिर्जा विद्रोह हुए थे उनको भी दबाता है। ठीक है, सिरोही के सुल्तान के विद्रोह को दबाता है।
मारवाड़ को जो चंद्रसेन था उसके विद्रोह को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। मारवाड़ में उस समय राजा था राव चंद्रसेन, तो उसके विद्रोह को नियंत्रित करता है। जो सिरोही का जो सुल्तान जो शासक था उसके विद्रोह को नियंत्रित करता है। गुजरात का जो मिर्जा विद्रोह होता है उसको भी नियंत्रित करता है राय सिंह। देखिए जो हुसैन मिर्जा साहब यानी मिर्जा कैंडिडेट था एक हुसैन मिर्जा, तो उसके विद्रोह को राय सिंह दबाने में सफल होता है। देखिए जो काबुल और कंधार, ठीक है, अपन काबुल और कंधार की बात कर चुके हैं, तो वहां का एक मिर्जा हकीम था, उसके विद्रोह को भी राय सिंह दबाने में सफल होता है। अब देखिए इतने जो विद्रोहों को दबा रहा है राय सिंह, इनको नियंत्रित कर रहा है इन जो सामने वाले दुश्मनों का शासकों को, तो ये नहीं है कि भाई जो ये इतना पावरफुल नहीं था। राय सिंह पावरफुल था, शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन अभी लड़ किसके लिए रहा है? मुगलों के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए एक ताज खान नाम का बंदा हुआ था जालोर का, तो उसने भी विद्रोह कर दिया था मुगलों के खिलाफ या अकबर के खिलाफ। तो ताज खान के विद्रोह को या जालोर के ताज खान के विद्रोह को भी राय सिंह दबाता है, ठीक है। तो अकबर राय सिंह को सही तरीके से यूज कर रहा था, या अकबर अपने जो भी खिलाफ विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए बीकानेर वाले राय सिंह को भेजता है, और राय सिंह बड़ी सफलतापूर्वक इनको दबाता है, ठीक है, दबाने में सफल हो जाता है। अब अकबर इनसे खुश होगा, भाई अकबर के खिलाफ हो रहे विद्रोह को जब राय सिंह दबा रहा है तो अकबर तो राय सिंह से खुशी होगा, तो अपने साथ रखने लग गया, और इसका जो कद बढ़ गया मुगल दरबार में। तो अकबर इससे खुश होकर इसको 4000 का मनसब देता है। ठीक है, अकबर राय सिंह को 4000 का मनसब बनाता है, मनसबदार बनाता है, मनसब का पद देता है। पहले भी अपन थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं मनसब क्या होता है। मनसब एक पद होता है, ठीक है। तो ये 4000, 5000, 7000 इस प्रकार से दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है भी जो 5000 से ज्यादा कम मनसब हर किसी को नहीं दिया जाता था, यानी मुगल शहजादे होते थे या मुगल राजकुमार होते थे उनको ही दिया जाता था। लेकिन मान सिंह को भी दिया गया था, ठीक है, मान सिंह को दिया गया था, और एक मिर्जा हकीम कोका, ठीक है, तो उसको भी दिया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान रख लें। लेकिन ये 4000 का जो मनसब दिया गया था राय सिंह को दिया गया था। हालांकि आगे चलकर जहांगीर इसको बढ़ा के 5000 रुपये कर देता है, सॉरी 5000 का मनसब कर देता है, ठीक है। 4000 के मनसब को बढ़ा के 5000 का मनसब कर देता है, उसकी भी अपन बात करते हैं। देखिए 1577 में जब यानी अकबर पहले इसको 4000 का मनसब देता है, और जब 1577 की अब बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी समझने की कोशिश करना। 1577 में अकबर ने राय सिंह को 51 परगने भी दिए थे, ठीक है। आप सन लिखना चाहो तो लिख लेना। ये 51 परगने 1577 में देता है अकबर, और साथ में एक जागीर भी देता है, बठनेर की जागीर। अपन बठनेर की भी अभी आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। तो अकबर 4000 का मनसब बनाता है, यानी राय सिंह को 51 परगने देता है 1577 में, और बठनेर की जागीर देता है। अब बात आती है कि जब अकबर के अंतिम दिन आ चुके थे, अकबर की जो दिन मृत्यु की ओर आ गए थे, अकबर मरने वाला था, उस समय पे बात हुई भाई जो अकबर मरेगा, अकबर मृत्यु के दिनों के पश्चात यानी पास में है। देखिए जो जहांगीर था वो सबसे पहले किसी भी यानी शासक को बुलाता है मुगलों के अलावा, तो वो बुलाता है राय सिंह को, ठीक है। जहांगीर सबसे पहले मुगल दरबार में यानी अति शीघ्र आने के लिए राय सिंह को बोलता है या राय सिंह को बुलावा भेजता है अकबर की मृत्यु के समय में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अकबर के अंतिम समय में जहांगीर ने सबसे पहले राय सिंह को मुगल दरबार में बुलाया था। मुगल दरबार आगरा में, तो आगरा में बुलाता है राय सिंह को जहांगीर, ठीक। देखिए जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, ठीक है, जहांगीर का बेटा जो खुसरो था, तो खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, ठीक है। जहांगीर का बेटा खुसरो जहांगीर के खिलाफ या अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो जहांगीर तो अपने बेटे
जो बेटे का जो विद्रोह है उसको दबाने में बिजी हो सकता है। तो उस समय भाई राजधानी को कौन संभाले? अब राजधानी आगरा, आगरा में भाई जो मुगल महिलाएं हैं, जो मुगल जो भी और भी जो प्रशासनिक गतिविधियां वहीं से हो रही है, जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो पूरी राजधानी है, तो उसको डायरेक्ट छोड़ थोड़ी नहीं सकते हैं। कोई भाई बाहर चले जाए जो यानी बादशाह है, तो किसी को तो सौंप के जाए। तो जब खुसरो विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ, तो जहांगीर तो खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए चले जाता है, और ऐसी कंडीशन में राय सिंह को जो राजधानी को सौंपा था जहांगीर, ठीक है। तो अपने बेटे खुसरो के विद्रोह के दौरान जहांगीर राजधानी आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह को सौंपता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, विद्रोह के दौरान यानी खुसरो के विद्रोह के दौरान जहांगीर राजधानी आगरा की जिम्मेदारी किस शासक को सौंपता है, या राजस्थान के किस शासक को सौंपता है, या बीकानेर रियासत यानी बीकानेर रियासत के किस शासक को सौंपता है? तो राय सिंह को सौंपता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है, जहांगीर ने ये भी मैं आपको बता दिया, पहले ही बता दिया था, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि जहांगीर भी राय सिंह से ठीक ठाक खुश था। अकबर तो भाई ज्यादा इसको पास में रखता था, लेकिन जहांगीर सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट में इससे आता है, या सबसे ज्यादा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से अच्छा एक व्यवहार बन गया था राय सिंह और जहांगीर का। अकबर का जो सबसे करीब लोग था यानी करीबी था, आमेर का मान सिंह मान सकते हैं, ठीक है। अकबर के करीबी अगर माना जाए तो आमेर वाला मान सिंह मान सकते हैं अपन, ठीक है। आमेर वाले मान सिंह का भी जो मुगल दरबार में काफी बड़ा कद था, ठीक है। तो राय सिंह को या राय सिंह से जहांगीर और खुश होता है, और राय सिंह का जो मनसब का जो पद था ये 4000 से बढ़ाकर 5000 कर देता है, लेकिन करता कौन है? जहांगीर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका मतलब राय सिंह अकबर के साथ भी काम कर रहा है, और राय सिंह जहांगीर के साथ भी काम कर रहा है। देखिए अब बात आती है राय सिंह की मृत्यु कहाँ पे होती है। देखिए राय सिंह की जब मृत्यु होती है तो उस समय दक्षिण भारत में थे राय सिंह, ठीक है। दक्षिण भारत में थे राय सिंह, बुरहानपुर नामक स्थान पर। ठीक है, आप लिख लेना, राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में बुरहानपुर नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब बात आती है, देखिए राय सिंह के थोड़े निर्माण कार्यों की भी बात करने की कोशिश करें अपन। तो देखिए अब तक की जो बात थी, ये लड़ाइयों जो युद्ध वगैरह जो किस प्रकार से मुगलों के अधीनता में विद्रोह को दबाता है राय सिंह, उनकी बात किया है। किस प्रकार से मुगल दरबार में अपना वर्चस्व बनाता है, किस प्रकार से 4000 और 5000 का मनसब प्राप्त करता है, यहाँ तक की अपन बात किया है। और यानी कहाँ पर राय सिंह की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो दक्षिण भारत में हुई थी। अब बात आती है कि जो ये निर्माण कार्य, तो बीकानेर में जूनागढ़ किला है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं अपन, ठीक। देखिए जब बीकानेर में जूनागढ़ किला राय सिंह ने बनवाया है, ठीक, जिसे रातीगाड़ी किले के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे अपन जब राजस्थान के किले और छतरियां पढ़ेंगे या दुर्ग और छतरियां पढ़ेंगे, उस समय और बीकानेर का जो किला है, जूनागढ़ किला है, उसकी अपन विस्तार से बात करेंगे। जो ओनली किले के जो फैक्ट है उनकी बात अपन विस्तार से वहां पर करेंगे। अभी बात करते हैं बीकानेर में जो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है, तो ये किसकी देखरेख में करवाता है? तो एक देखिए करमचंद थे, इनके मंत्री थे राय सिंह के, तो उनकी देखरेख में बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है 1589 से 94 ईस्वी तक। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जो मैं सामने फैक्ट लिखा हूँ, राय सिंह बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है, ठीक है। अब भी देखिए राय सिंह खुद कहता है करमचंद से, करमचंद राय सिंह का मंत्री था, करमचंद जी मैं तो जो ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करने में बिजी हो जाता हूँ,
इन जो अभियानों में चले जाता हूँ, सामने वाले दुश्मनों को दबाने के लिए चले जाता हूँ। अब मैं यार यहाँ पे बैठ के जो निर्माण कार्य को तो देख नहीं सकता, जो पूरा निर्माण कार्य है उसको, और तू एक काम करे, आप एक काम करो, इस किले को आपकी देखरेख में तैयार करवाओ, ठीक है। तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किले का निर्माण चलाया गया था वो करमचंद की देखरेख में चलाया गया था। राय सिंह करमचंद को इसका लिए जिम्मेदारी सौंपता है, ठीक है। इस किले का निर्माण हुआ था 1589 से 94 ईस्वी तक, ठीक है। महीने दो महीने ऊंचे नीचे हो सकते हैं, लगभग जो टाइम पीरियड रहा है इस किले के निर्माण का 1589 से 1594 तक करवाया गया है। देखिए जो बीकानेर किले का जो सूरजपोल गेट है, ठीक है, जो बीकानेर किले का जो सूरजपोल गेट है, यहाँ पर जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, ठीक है। जयमल और पत्ता की अपन पहले बात कर चुके हैं, जयमल और पत्ता की। देखिए जयमल और पत्ता जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था उदय सिंह के समय, जब मेवाड़ का जो राजा था उदय सिंह, तो उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। उस समय लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे जयमल और पत्ता। अपन विस्तार से पहले मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ रहे थे, उदय सिंह पढ़ रहे थे, उस समय विस्तार से बात कर चुके हैं जयमल और पत्ता की। तो जयमल और पत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां, यानी गजारूढ़ का मतलब हाथी पर सवार मूर्तियां, बीकानेर के जो सूरजपोल गेट पर लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप वैसे अपन वहां पर भी लिख लिए थे और यहाँ पर भी लिख लेना। देखिए याद रखने का तरीका थोड़ा बेस्ट रहता है इस प्रकार से, भाई जहां पर जो बात आए वहां पर लिख लेना चाहिए, उससे अपने को बार बार याद आ जाती है, ठीक है। जैसे अपन मेवाड़ पढ़ रहे हैं और उदय सिंह पढ़ रहे हैं, उस समय में भी जयमल और पत्ता की बात कर लेंगे, यानी कर लेते हैं या थोड़ी याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं। और जैसे अपन राय सिंह पढ़ रहे हैं तो बीकानेर का जूनागढ़ किला भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी जयमल और पत्ता की बात लिख लेनी चाहिए या पढ़ लेनी चाहिए या याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी और सही तरीके से माइंड में बैठ सकती है कोई भी बात, या माइंड याद रह सकती है कोई भी बात, ठीक है। अब बात आती है यानी राय सिंह के कोई दरबारी विद्वानों के अगर अपन नाम यानी बात करने की कोशिश करें तो राय सिंह के दरबार में एक जैन मुनि था जयिता। ठीक है, जयिता ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जैन मुनि था, ये जयिता था जो। देखिए इसने जो राय सिंह प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है, जो राय सिंह प्रशस्ति लिखी थी जो जूनागढ़ किले में स्थित है, ठीक है। जूनागढ़ किले में जो स्थित है राय सिंह प्रशस्ति, तो वो जो प्रशस्ति लिखने वाला था ये जयिता था। इस राय सिंह प्रशस्ति में राय सिंह के बारे में काफी अच्छे फैक्ट है वो लिखे हुए हैं। राय सिंह की जानकारियां लिखी हुई है, बीकानेर से जो संबंधित जानकारियां हैं वो राय सिंह प्रशस्ति में लिखी हुई है, जैन मुनि जयिता द्वारा लिखी गई थी। और जो राय सिंह प्रशस्ति है बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित है या लगी हुई है। एक दरबारी विद्वान की बात करते हैं, जयसोम। देखिए जयसोम की बात अपन पिछली क्लास में भी कर चुके हैं थोड़ी बहुत, अगर आपको याद हो तो। लूणकर्ण की जब बात कर रहे थे तो बीटू सुजा ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था, और जयसोम ने लूणकर्ण की तुलना कर्ण से की थी, ठीक है। अपन यहाँ तक बात किए थे जयसोम की, तो ये जयसोम वही है भाई। तो जयसोम ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो पुस्तक का नाम थोड़ा सा लंबा है, बड़ा नाम है, आपको ऑप्शन देख के क्लियर करना पड़ेगा या थोड़ा भाई याद ही सही तरीके से रखना पड़ेगा। उस पुस्तक का नाम करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम है, ठीक है। पुस्तक लिखता हूं मैं, ठीक है। जयसोम की पुस्तक है करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम, ठीक है। करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम, ठीक है, इस प्रकार से नाम है। वैसे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, करमचंद पूरा नाम आ रहा है, वंश आ रहा है। तो जो करमचंद है,
करमचंद के वंश की जानकारी इसमें सुव्यवस्थित तरीके से मिलती है इस पुस्तक से, जो जयसोम की पुस्तक है। करमचंद अपन देखो यहाँ पे बात कर चुके हैं, जो जिसकी देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस करमचंद के वंश की जानकारी सुव्यवस्थित तरीके से इस पुस्तक में मिलती है, जो जयसोम की पुस्तक है, करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम, ठीक है। जो करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम है, जो पुस्तक है, इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, ठीक है। इस पुस्तक में करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम पुस्तक में जो बीकानेर के राजा है राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। राजेंद्र कहने से यहाँ पर तात्पर्य है कि वह राजा जो अपने शत्रुओं या अपने दुश्मनों से भी अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, राजेंद्र कहने का मतलब कि वह राजा जो अपने शत्रुओं या दुश्मनों से भी अच्छा व्यवहार करता है। क्वेश्चन बनेगा, बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह को किस पुस्तक में राजेंद्र कहा गया है? तो जयसोम की पुस्तक करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्य में कहा गया है। करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्य पुस्तक किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयसोम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, या आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो एक ही फैक्ट को किसी न किसी प्रकार से या कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात याद रखना। देखिए, जो मुंशी देवी प्रसाद में है, मुंशी देवी प्रसाद देखा जाए तो वो जयपुर के थे, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा गया है? तो राय सिंह को कहा गया है। कलयुग का कर्ण लूण कर्ण को कहा गया है, जो बिट्टू सुजा ने कहा था, लेकिन राय सिंह को राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं, और मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के थे, ठीक है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिखना, थोड़ी सी यानी थोड़ी याद रहने में सटीकता होगी, भाई ये कहाँ के थे? तो जयपुर के थे। इस प्रकार की ये देखिए, ये शायद क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, मुंशी देवी प्रसाद कहाँ के थे, ठीक है। तो ये जो अदर फैक्ट होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है भाई, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था, ठीक है। भाई ये भी दानवीर थे, तो इसलिए इनको भी राजपुताने का कर्ण कहा गया है। कलयुग का कर्ण लूण कर्ण को कहा गया था, जो बिट्टू सुजा ने कहा था। अब बात आती है, भाई राय सिंह अच्छे लेखक भी थे, कुछ किताबें भी लिखते थे, तो किताबों के नाम भी देख लेते हैं, 2-4 किताबों के नाम देख लेते हैं। एक पुस्तक आती है वैदिक वंशावली, ठीक है। एक पुस्तक आती है ज्योतिष रत्नमाला, एक पुस्तक आती है राय सिंह महोत्सव, देखिए जो राय सिंह जो वैदिक वंशावली है, वो वेदों से संबंधित जो पुस्तक है, ठीक है। वेदों से संबंधित जो पुस्तक है राय सिंह महोत्सव, नहीं वैदिक वंशावली। देखिए जो वैदिक वंश, जो एक बाल बोधिनी पुस्तक भी है, तो बाल बोधिनी है वो ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है, ठीक है। अपन ने यहाँ पर नहीं लिखी है, आप लिख लेना बाल बोधिनी। देखिए जो बाल बोधिनी है, ये पुस्तक है ज्योतिष ग्रंथों पर टीका। जो राय सिंह महोत्सव और जो वैदिक वंशावली है, ये दोनों भी यानी जो वेद्यों से संबंधित है, ठीक है। राय सिंह महोत्सव और वैदिक वंशावली है, ये भी वेद्यों से जो संबंधित है। देखिए तो जो ज्योतिष रत्नमाला है, इसके तो नाम में लिखा हुआ है, तो ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है। बाल बोधिनी है, ये ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है, ठीक है। टीका की अपन शायद कुंभा पढ़े थे, उस समय बात कर चुके हैं।
पर टीका क्या होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि आपको बस इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि ये राय सिंह की पुस्तकें हैं, वैदिक वंशावली, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रतनमाला, बाल बोधी। अब देखिए, अब आगे बात करें बीकानेर की चित्रकला की। देखिए बीकानेर की चित्रकला राइसिंग के समय प्रॉपर तरीके से शुरू होती है या प्रारंभ होती है, ठीक है। तो आप लिख लेना। क्वेश्चन बनेगा कि बीकानेर की चित्रकला किस शासक के काल में या किस शासक के शासन काल में प्रारंभ होती है। तो रायसिंह के शासन काल में बीकानेर रियासत की चित्रकला प्रारंभ होती है। देखिए अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं रायसिंह के जो भाई था पृथ्वीराज राठौड़ की भी बात करें। देखिए एक जो फैक्ट है उसका, वो अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं कि वेली कृष्ण रुक्मणी उसकी पुस्तक है पृथ्वीराज राठौड़ की। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ को वेली कृष्ण रुक्मणी के साथ ही समाप्त नहीं कर लेना चाहिए, या यहीं तक जो एक प्रकार से कहे तो यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी और जो भी इसका इतिहास है उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है, या एग्जाम की दृष्टि से यानी इनके बारे में और भी कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो संज्ञाएं दी है, जैसे बेंगल का होरेस कहा है, देखिए अपन यहाँ पर जो बीकानेर का राइजिंग पढ़ रहे हैं, बीकानेर के शासक पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वीराज राठौड़ की आप कहोगे भाई इसकी बात यहाँ पे क्यों कर रहे हो, ये तो अकबर का दरबार में था या अकबर का दरबारी था। लेकिन देखिए इतिहास में हर किसी को कहीं ना कहीं स्थान मिलता है, तो उसके इतिहास को भुलाया नहीं जाना चाहिए। जहां पर याद रखने योग्य हो या जो याद रखने योग्य हो उसको याद किया जाना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा भी जाना चाहिए, और जरूरी है कि उसके बारे में जो एग्जाम्स में भी पूछा जाना चाहिए। उसी की वजह से स्टूडेंट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स को जानकारी भी मिलेगी या वो जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे, अन्यथा ये सब जो योग्य लोग होते हैं वो बुला दिए जाते हैं, ठीक है। तो मजबूरी में भाई थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े तो याद तो रहता है भाई ये कौन था। तो पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं, ये आप थोड़ा लिख सकते हो कि राय सिंह का भाई था, अकबर के दरबार में विद्वान था या अकबर का दरबारी विद्वान था, और इसके पिता का नाम भी आप लिखना चाहो, पृथ्वीराज के पिता का नाम भी लिखना चाहो तो लिख लेना। कल्याणमल पिता था पृथ्वीराज राठौड़ का। अकबर ने जो पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला दिया था, ठीक है, गागरोन किला झालावाड़ में है, तो थोड़ा लिख लेना कि अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला दिया था। अब गागरोन किले में बैठे बैठे अब क्या करे भाई, अकबर के दरबारी विद्वान थे, तो ये करते हैं कि अपन तो बैठे बैठे पुस्तक लिख लेते हैं या बुक लिख लेते हैं। तो पुस्तक लिखते हैं वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक लिखते हैं पृथ्वीराज राठौड़। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी में है क्या, ये किस पर आधारित पुस्तक है या किस पर आधारित बुक है। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से संबंधित पुस्तक है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के जो विवाह का जो वर्णन है, यह जो विवाह का जो उल्लेख है वो इस पुस्तक से मिलता है, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के जो विवाह का उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है। देखिए अब और आगे बात करें इस पुस्तक की, तो ये जो पुस्तक है उत्तरी राजस्थान या डिंगल भाषा में लिखी हुई है। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये फैक्ट में आप कंफ्यूज मत हो जाना। डिंगल भाषा जो पश्चिमी राजस्थान की जो रचनाएं लिखी जाती हैं, जो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है वो डिंगल या पश्चिमी राजस्थान के जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, और जो पूर्वी राजस्थान के जो भी ग्रंथ वगैरह है, जो पुस्तकें हैं, बड़ी पुस्तकें हैं, वो पिंगल भाषा में लिखी हुई है, ठीक है।
पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा हूँ भाई, जो पिंगल की, तो पूर्वी राजस्थान के जो ग्रंथ है तो वो पिंगल भाषा में लिखे हुए हैं। पूर्वी राजस्थान को या पूर्वी राजस्थानी को पिंगल कहते हैं और पश्चिमी राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के जो ग्रंथ है, बड़े ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी को डिंगल और पूर्वी राजस्थानी को पिंगल कहते हैं। और इस तरीके से नहीं समझ में आए तो देखिए, जो उत्तरी राजस्थानी है तो कहीं ना कहीं ये उत्तरी राजस्थानी में भी अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन में भी ज्यादातर हो सकेगा तो डिंगल आएगा, उत्तरी राजस्थानी कमी आएगा, लेकिन डिंगल भाषा ये उत्तरी राजस्थानी आप याद रख सकते हो। दोनों में से कोई भी आए तो आप ऑप्शन देख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन का किला, पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला अकबर देता है। गागरोन के किले में बैठकर वेली कृष्ण रुक्मणी की पुस्तक लिखते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। ये जो पुस्तक है डिंगल भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। देखिए, अब बात आए कि इस जो पुस्तक के लिए जो अलग अलग इतिहासकार क्या कहते हैं, ठीक है। जो दुर्सा आडा को अकबर पूछता है, पृथ्वीराज राठौड़ कहता है अकबर से कि बादशाह, मैंने एक पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन था। अकबर क्यों चाहता है कि मैं इनके देवी देवताओं के शादी विवाह के वर्णन पढ़ूं, लेकिन अकबर कहता है यार इतनी बड़ी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं तो अकेला पढ़ नहीं सकता, इतना टाइम कहाँ है, दुश्मन ही आक्रमण करते रहते हैं, उनकी जो लड़ाइयों में बिजी रहता हूँ मैं, तो सेनाएं व्यवस्थित करने में, सेनाएं तैयार करने में, सेनाएं, ठीक है। तो यार आप एक काम करो भाई पृथ्वीराज जी, आपने पुस्तक तो लिख दी, लेकिन दुर्सा आडा अकबर के दरबार में था, ठीक है। तो दुर्सा आडा यानी राजस्थानी साहित्यकार थे, अकबर के दरबार में था। तो दुर्सा आडा को अकबर बुलाता है, यार दुर्सा आडा जी आप मेरे पास आइए। तो दुर्सा आडा कहते हुए बताओ क्या बात है। अकबर कहता है यार पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पुस्तक लिखी है, वेली कृष्ण रुक्मणी जी। अब यार ये चाहता है कि इस पुस्तक को मैं पढ़ूं, लेकिन मेरी इतनी बस की बात है नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, अनपढ़ हूं मैं तो भाई। तो इस पुस्तक को ऐसा कर कि तू पढ़, पहले पूरी पुस्तक को पढ़ और फिर इसका सार तू मुझे समझा देना, या इस पुस्तक की जो भी समरी है वो मुझे समझा देना। दुर्सा आडा को इस पुस्तक को पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई। देखिए आप थोड़ा लिख लेना ब्रैकेट में, दुर्सा आडा राजस्थानी साहित्यकार था और ये अकबर के दरबारी विद्वान था या अकबर के दरबार में रहता था। तो इस पुस्तक को पढ़ने की जिम्मेदारी अकबर दुर्सा आडा को देता है, भाई इस पुस्तक को तू पढ़ पहले और फिर मेरे को समझाना, या तेरी क्या प्रतिक्रिया हो या तेरी क्या राय हो वो मुझे बताना इस पुस्तक के बारे में। दुर्सा आडा पढ़ता है, कहता है पहले भाई मुझे 2-4 दिन का टाइम चाहिए। अकबर कहता है ठीक है, तू 2-4 क्या 7-8 दिन का टाइम ले ले, 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले ले, 32 टाइम दे रहा हूँ तेरे को। दूसरा आडा पढ़ता है, अकबर के पास आता है। अकबर कहता है बता भाई दूसरा क्या बात है, क्या राय है, तेरा क्या मत है इस पुस्तक को लेके। तो दूसरा आडा कहता है कि बादशाह, बात ऐसी है कि हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। अगर मेरा बस चले या मेरी बस की चले तो मैं चाहूंगा इस पुस्तक को 5वां वेद घोषित कर दूं, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा आडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद बताया है कि हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, लेकिन अगर मेरा वश चले ये मेरे हाथ में हो तो मैं इसको 5वां वेद घोषित कर दूं, ठीक है। और बताइए दूसरा जी, पे इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो और आपको क्या लगा। तो फिर दूसरा आडा कहते हैं कि हिंदू धर्म में 18 पुराण है, ठीक है, 18 पुराण है। अगर मेरा वश चले कि मेरे पास इतनी पावर हो तो मैं इसको 19वां पुराण घोषित कर दूंगा। ठीक है, दूसरा आडा वेली कृष्ण जो रुक्मणी पुस्तक है या वेली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखित जो पुस्तक है, उस पुस्तक को दूसरा आडा 5वां वेद और 19वां पुराण बताते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि एक तो इस प्रकार से आ सका कि किस इतिहासकार ने या किस साहित्यकार ने वेली कृष्ण रुक्मणी को या वेली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है, ठीक।
ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बताया किसने है, दूसरा ने बताया है। फिर क्वेश्चन आ सकता है वेली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखित है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन यह आएगा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन या उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो फिर ऑप्शन देखिए और किसी भी बुक्स में मिल सकता है वर्णन, लेकिन वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि एक पुस्तक तो ये दे देंगे और 3 पुस्तक ऐसी देंगे जिन पुस्तकों में, उन 3 पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फिर इस ऑप्शन को या इस पुस्तक को अपने को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है और जो जेम्स टोड क्या कहता है इस पुस्तक के लिए, तो जेम्स टोड कहता है जो ये वेली कृष्ण रुक्मणी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का बल है, ठीक है, 10,000 हॉर्सेस या 10,000 घोड़ों का बल है। राजस्थान के इतिहास का जो जनक माना जाता है, पिता माना जाता है जेम्स टोड। तो जेम्स टोड इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों का पावर बताता है या 10,000 घोड़ों का बल बताता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद 10,000 घोड़ों जितनी शक्ति आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में, तो ये बात की है अब तक अपन वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक। पृथ्वीराज राठौड़ की और भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और पुस्तकें हैं उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, कम से कम नाम तो लिख लेते हैं। एक पुस्तक है दसम भागवतरा दुआ, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, आप समझना। एक पुस्तक है दशरथ वराउत, एक पुस्तक है गंगा लहरी, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं पृथ्वीराज राठौड़ की 4 पुस्तकों की। फर्स्ट की जो बात की है, जो इंपॉर्टेंट है, वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। 3 पुस्तकें यहां पर है। दसम भागवतरा दुआ, दसम भागवत, ठीक है। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म की जानकारी मिलती है दसम भागवतरा दुआ से। दशरथ वराउत की बात करते हैं। वराउत का अर्थ होता है पुत्र, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वराउत का अर्थ पुत्र होता है। तो दशरथ के पुत्र की जानकारी मिलती है। दशरथ का पुत्र को भगवान राम, ठीक है, भगवान, देखिए और भी पुत्र है दशरथ के, राजा दशरथ के, लेकिन यहाँ पे दशरथ वराउत यानी भगवान राम की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। दशरथ वराउत भगवान राम की जानकारी मिलती है। अब बात आती है गंगा लहरी, तो गंगा लहरी भी पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है। तो 4 पुस्तकों की बात की है। पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकें वेली कृष्ण रुक्मणी जो डेंगल भाषा में लिखी हुई है या उत्तरी राजस्थानी में लिखी हुई है। दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। जेम्स टोड ने इस पुस्तक के बारे में कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद 10,000 घोड़ों जितना बल या 10,000 घोड़ों जितनी शक्ति मिल जाती है या मिल सकती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। ये 3 और जो पुस्तकों के नाम लिखे हैं, दसम भागवतरा दुआ, दशरथ वराउत और गंगा लहरी, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकें हैं। अब जो आगे बात करें कि जेम्स टोड और भी तुलना करता है पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है। जेम्स टोड पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहता है कि यार ब्रिटेन में एक वंश हुआ है ट्यूडर वंश, ठीक है। ब्रिटेन में एक वंश हुआ है ट्यूडर वंश। तो वहां के जो राजकुमार है वैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है। कि जो ट्यूडर वंश है ब्रिटेन में, या ट्यूडर वंश था ब्रिटेन में, तो उसके जो राजकुमार है वो योद्धा भी होते हैं और अच्छा साहित्यकार भी होते हैं। कि योद्धा होने के साथ साथ अच्छा साहित्यकार भी होते हैं ब्रिटेन के ट्यूडर वंश के जो राजकुमार है जो। तो वैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ भी एक अच्छा योद्धा बंदा है और साथ में अच्छा साहित्यकार भी है। तो इस वजह से जेम्स टोड ने
ब्रिटेन के ट्यूडर वंश के राजकुमारों से तुलना की है पृथ्वीराज राठौड़ की। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। अब बात करते हैं और आगे। देखिए, एक एलपी टेस्टिटोरी हुए हैं, इतिहासकार ही हुए हैं। एलपी टेस्टिटोरी पूरा नाम पहले शायद अपन बात कर चुके हैं, लुइस पिया टेस्टिटोरी। पूरा नाम लिखना चाहो तो आप लिख लेना, लुइस पिया। ठीक है, लुइस पिया टेस्टिटोरी उदिने शहर के थे। ठीक है, इटली में एक शहर है उदिने शहर। इटली के उदिने शहर के एलपी टेस्टिटोरी हुए हैं, जिनका पूरा नाम है लुइस पिया टेस्टिटोरी। तो जो ये एलपी टेस्टिटोरी है, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहता है। ठीक है, डिंगल का होरेस। ठीक है, डिंगल का होरेस कहने का जो अर्थ मैं बताऊंगा, मैं किस वजह से डिंगल का होरेस कहा है एलपी टेस्टिटोरी ने। इटली के उदिने शहर का था एलपी टेस्टिटोरी। एलपी टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहा है। देखिए, जो होरेस था ये रोमन एम्पायर, ठीक है, या रोमन एम्पायर, रोमन भाषा में होरेस एक कवि हुआ था। ठीक है, रोमन भाषा का या रोमन साम्राज्य का एक कवि हुआ था होरेस। तो होरेस से तुलना करता है पृथ्वीराज राठौड़ की एलपी टेस्टिटोरी तुलना करता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो एलपी टेस्टिटोरी पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना रोमन साम्राज्य के जो एक कवि हुआ था होरेस, उससे तुलना की थी। तो इस वजह से इसको एलपी टेस्टिटोरी ने, या पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का होरेस कहा है। ठीक है, होरेस रोमन साम्राज्य का एक कवि था, तो उससे तुलना करता है एलपी टेस्टिटोरी पृथ्वीराज राठौड़ की। ठीक, तो ये बात देखिए। अब बात आती है थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, पृथ्वीराज राठौड़ की जो साहित्य है या रचनाएं थी वो पीथल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं जगह, चलो यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की जो भी रचनाएं या साहित्य था वो पीथल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, पीथल के नाम से किस शासक या किस दरबारी का, दरबारी तो क्या आ सकता है, पर यानी पीतल के नाम से किसकी रचनाएं या किसका साहित्य प्रसिद्ध हुआ है, तो पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्य जो भी या रचनाएं प्रसिद्ध हुई है वो हुए हैं पीतल के नाम से। कालांतर में फिर एक कन्हैयालाल सेठिया हुए थे, राजस्थान के बड़े साहित्यकार हुए थे। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थान के साहित्य में अपन अच्छा खासा स्थान दे सकते हैं। ठीक है, उच्च स्तर पर स्थान दे सकते हैं। ये नहीं है कि भाई कन्हैयालाल सेठिया को निम्न स्तर का स्थान दे। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया ने कालांतर में जो कविता लिखी थी पातल और पीतल, देखिए अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, थोड़ी सी जगह की कमी है। मैं नहीं चाहता कि इसको मिटा के एक बार फिर वापस रिवीजन करवा दूं आपको, तो बेटर रहेगा। पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की कविता है। इस पातल और पीतल में अलग अलग दो शासकों का वर्णन या अलग अलग दो शासकों को रखा गया। पातल और पीतल में, या पातल और पीतल अलग अलग दो शासकों को यहाँ पे क्या कह सकते हैं उसके लिए पर अलग अलग शासकों को संबोधित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, पातल और पीतल। देखिए जो पातल है महाराणा प्रताप को संबोधित किया गया है, या महाराणा प्रताप को इस कविता में पातल कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल कहा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल कहा गया है और महाराणा प्रताप को पातल कहा गया है। पातल और पीतल किसकी कविता है?
कन्हैयालाल सेठिया की है। पातल और पीतल जो कविता है, इसमें पीतल किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। इस कविता में पीतल यानी पातल किसको कहा गया है? महाराणा प्रताप को, और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को। देखिए मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया तो आप थोड़ा वापस सुन लेना कि इस जो पातल और पीतल कविता में पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है, पातल महाराणा प्रताप को कहा गया है। कन्हैयालाल सेठिया की कविता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है कि आगे देखिए यहाँ तक जो बात हो चुकी है राय सिंह और पृथ्वीराज की, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे थोड़ी अब अलग जो शासक हुए हैं उनकी बात करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राय सिंह के पहले अपन बात कर चुके हैं। राय सिंह के भाई पृथ्वीराज राठौड़ की बात करते हैं। जो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर गागरों का किला देता है, इस किले में बैठकर वेली किशन रुक्मणी जो पुस्तक लिखता है पृथ्वीराज राठौड़, ये डिंगल भाषा की पुस्तक है। इस जो पुस्तक को जो दुर्साहटा 5वां वेद और 19वां पुराण बताता है। जेम्स टोड कहता है कि 10,000 घोड़ों का बल मिलता है इस पुस्तक से, ठीक है। एलपी टेसिटोरी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेस कहता है। पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक के और अन्य पुस्तक है दसम भागवत दुआ है, दशरथ वराउत है, गंगा लहरी है। आगे चलकर देखिए जो पृथ्वीराज राठौड़ की जो साहित्य और जो रचनाएं हैं पातल और यानी पीतल के नाम से जानी गई है, ठीक है, पीतल। आगे चलकर या कालांतर में कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थानी साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी पातल और पीतल, जिसमें पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को बताया गया है और पातल महाराणा प्रताप को बताया गया है, ठीक है। यहां तक बात अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे जो राजा हुआ था दलपत सिंह हुआ था, ठीक है। दलपत सिंह राजा नहीं कह सकते अपन। दलपत सिंह जो विद्रोही पुत्र था बीकानेर का, ठीक है, विद्रोही राजकुमार था, राजा नहीं हुआ था भाई दलपत सिंह, विद्रोही इन राय सिंह का पुत्र था। तो इसकी बात करें राय सिंह के साथ में कर लेते हैं दलपत सिंह। देखिए खूब बैठे होते थे इस ऐसे, आज भी होते हैं भाई जो अपने पिता के खिलाफ हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो पहले भी चलता था आज भी चलता है। तो दलपत सिंह था राय सिंह का विद्रोही पुत्र था, अपने पिता राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर देता है। देखिए जब राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो राय सिंह इसको गिरफ्तार करवाता है, ठीक है। तो राय सिंह इसको गिरफ्तार करवा के करता क्या आगे क्या एक्शन लेता है, तो इसको गिरफ्तार करके नजरबंद करता है। नजरबंद कहां पे करे, तो एक नजरबंद किया गया था बटनेर के किले में। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये जो राय सिंह के खिलाफ विद्रोह कर देता है, राय सिंह ने इसे गिरफ्तार करके बटनेर के किले में नजरबंद किया गया था या नजरबंद किया था। तो बटनेर का किला हनुमानगढ़ में पड़ता है। दलपत सिंह यहाँ पर लड़ता हुआ मारा जाता है, ठीक है। दलपत सिंह यहाँ पर लड़ता हुआ मारा जाता है। तो बटनेर के किले में दलपत सिंह और दलपत सिंह की रानियों के स्मारक हैं। ठीक है, थोड़ा समझना। बटनेर के किले यानी बटनेर के किले में लड़ता हुआ दलपत सिंह मारा जाता है। तो फिर बटनेर के किले में दलपत सिंह और दलपत सिंह की जो रानियां थी उनके स्मारक बनाए गए थे जो वर्तमान में स्थित हैं, ठीक है। तो आप कभी बटनेर के किले में जाओ तो थोड़ा देख लेना, बीकानेर वाले दलपत सिंह के जो स्मारक बने हुए हैं तो थोड़ा याद करना, वहाँ पे कभी जाओ तब ये क्यों बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इसने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ और नजरबंद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, यहाँ पे लड़ता हुआ काम में आ गए थे। तो फिर यहाँ पे इनके स्मारक बनाए गए थे। अब बात आती है राय सिंह ने यानी बटनेर में भद्रकाली माता का मंदिर का निर्माण करवाया।
ठीक है, बटनेर हनुमानगढ़ में है। बटनेर को वर्तमान में हनुमानगढ़ कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो राय सिंह ने बटनेर में भद्रकाली माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। बटनेर को वर्तमान में हनुमानगढ़ कहा जाता है। ये बात हो चुकी है राय सिंह की। राय सिंह का एक बेटा था भाई, ठीक है। अब बात आती है आगे पे जो कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह जो आगे राजा हुए थे, तो कर्ण सिंह की बात कर लेते हैं थोड़ी। सोलह सौ 31 से 1669 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। लिखना चाहो तो लिख लेना। 1631 से 1669 तक, 69 तक तो इसका टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। तो थोड़ा लिख लेना लिखना चाहो तो। वैसे देखिए हर कोई शासक का टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, हर कोई शासक का टाइम पीरियड पूछे तो भाई इतना संभव नहीं हो पाता है। बहुत शासक हुए राजस्थान में, तो लेकिन फिर भी कालक्रमानुसार पूछ लिया जाता है। तो एक दो बड़े शासकों को दे दिए जाते हैं, तो फिर उनके अपने को याद भी रहते हैं, तो अपन कर सकते हैं। और आप लिखना चाहो तो आप लिख लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर शासक का टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ। 1631 से 1669 तक कर्ण सिंह का टाइम पीरियड रहा था। देखिए आजकल डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जो राजस्थान के या बीकानेर के निम्नलिखित राजाओं को काल क्रमानुसार बताइए या सुमेलित कीजिए, किसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक दो कोई बड़े राजा दे दे, तो बड़े राजाओं का शायद अपने को याद रखना भी चाहिए और याद रहता भी है, ठीक है। जैसे बीकानेर के आगे जो राजा आएंगे, जैसे गंगा सिंह है, तो गंगा सिंह का जो पूरा जो इतिहास है, जो पूरे फैक्ट है, याद रखने लायक होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। जैसे राय सिंह है, राय सिंह का जो इतिहास काफी अच्छा खासा रहा है, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बीका ने तो भाई स्थापना की थी, तो उसका भी थोड़ा सा वैसे ही याद रखना चाहिए। अब बात आती है कर्ण सिंह की। 1631 से 69 तक टाइम पीरियड रहता है। ये औरंगजेब के समकालीन था, ठीक है। कर्ण सिंह था जो औरंगजेब के समकालीन था। शुरुआत में जब मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, ठीक है, जब मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, शुरुआत में किसी का साथ नहीं देता है, ठीक है, किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन बाद में खजुआ का जब युद्ध होता है, ठीक है, खजुआ का अपन पहले बात कर चुके एक एक युद्ध की, तो अब तो मैं पूरे युद्ध तो बताऊंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो जो सीरियल वाइज या क्रम वाइज किस प्रकार से जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता, कौन कौन से युद्ध हुए थे या कब हुए थे, ठीक है। तो खजुआ के जो युद्ध हुआ था, तो कर्ण सिंह अपने दो बेटों को भेजता है, ठीक है, औरंगजेब की तरफ से लड़ने, ठीक है, सूजा के खिलाफ। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में शुरुआत में कर्ण सिंह न्यूट्रल रहता है, लेकिन बाद में खजुआ का जो युद्ध हुआ था, तो खजुआ के युद्ध में कर्ण सिंह अपने दो बेटों को औरंगजेब के पक्ष में या औरंगजेब की तरफ से लड़ने के भेजता है सूजा के खिलाफ, जो औरंगजेब का भाई था सूजा, ठीक है। सूजा के खिलाफ ये लड़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से या बहुत बड़ी वीरता के साथ ये लड़ते हैं। औरंगजेब खुश होता है। औरंगजेब इनके जो पैरों की धूल को खुद के हाथों से झाड़ता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख अपने को मिलता है कि इन जो कर्ण सिंह के दो बेटे थे, एक तो पदम सिंह था और एक केसरी सिंह, ठीक है। पदम सिंह और केसरी सिंह कर्ण सिंह के दो बेटे थे। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़ने जाते हैं सूजा के खिलाफ, वीरता के साथ लड़ते हैं। औरंगजेब इनकी पैरों की धूल को भी झाड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। कौन किसके पैरों की धूल झाड़ा था, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। इसका मतलब ये है कि वीरता से लड़े थे और औरंगजेब कर्ण सिंह के जो दोनों बेटे थे पदम सिंह और केसरी सिंह, उनसे बड़ा खुश हुआ था, राजी हुआ था। कर्नल पाउलेट हुए हैं। कर्नल पाउलेट जो पदम सिंह की तुलना ब्रिटेन के राजा रिचर्ड प्रथम से करता है, ठीक है, लोगों के दिलों में राज करने वाला बताता है रिचर्ड प्रथम, ठीक है। रिचर्ड फर्स्ट की तुलना कर्नल पाउलेट करता है। अब देखिए आप थोड़ा लिख लेना और लिखना चाहो तो कर्नल पाउलेट कर्ण सिंह का जो बेटा था पदम सिंह, उसकी तुलना ब्रिटेन के राजा रिचर्ड फर्स्ट से करता है, ठीक है। रिचर्ड फर्स्ट था, ये था ब्रिटेन का राजा, तो इससे तुलना
पद्म सिंह की कौन करता है? कर्नल पाउलेट करता है। भाई ये एक प्रकार से लोगों के दिलों में राज करने वाला, पर अच्छी वीरता के साथ लड़ा था, तो फिर लोगों के दिलों में राज तो कर सकता है। अब बात आती है कर्ण सिंह की उपाधि, जंगलदर बादशाह। उपाधि की बात थोड़ी बात बाद में करें तो ठीक रहेगा। आप याद रखना, उपाधि जंगलदर बादशाह। जंगलदर बादशाह की मैं बात स्टार्टिंग में बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया था कि बीकानेर वाले जो शासक थे जंगलदर बादशाह की उपाधि धारण करते थे, लेकिन जो प्रथम शासक हुआ था जंगलदर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला कर्ण सिंह हुआ था। ठीक है, जंगलदर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुआ था कर्ण सिंह। इससे पहले के राजा जंगलदर बादशाह की उपाधि धारण नहीं करते हैं। जंगलदर बादशाह की उपाधि जो धारण करता है तो बीकानेर का प्रथम राजा था कर्ण सिंह। तो थोड़ा अपन बाद में बात करेंगे। कर्ण सिंह की बात आती है तो एक और बात करते हैं जो पिछली क्लासेज में भी अपन कर चुके हैं, मतिरेरी राड। ठीक है, 1644 की बात है, शायद आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना मतिरेरी राड कब हुई थी। तो मतिरेरी राड 1644 ईस्वी में हुई थी, बीकानेर और नागौर के बीच में। ठीक है, बीकानेर का तो भाई कर्ण सिंह था, बीकानेर का जो गांव था सीलुआ गांव था। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं हर प्रकार की बातें। तो बीकानेर का जो गांव था सीलुआ गांव था, और जो नागौर का था अमर सिंह राठौड़ जो राजा था, अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी कहा जाता है। तो नागौर का जाखनिया गांव था। ठीक है, मतिरा इधर नागौर की तरफ लगता है और बेल बीकानेर में थी, ऐसा माना जाता है। मैं पहले बता दिया था कि इसमें जो शुरुआत में जीत हुई थी जो नागौर के अमर सिंह राठौड़ की हुई थी, लेकिन इस प्रकार की जो बातें शायद कोई नहीं पूछेगा। जो ये लड़ाई थी जो आपसी जो किसानों की जो भावनाओं की थी, ठीक है भाई, अपने किसानों के बीच में इस प्रकार की थी, साम्राज्य विस्तार की लड़ाई थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मतिरेरी राड किन किन रियासतों के बीच में हुई थी? बीकानेर और नागौर के बीच में हुई थी। तो नागौर का झाखनिया गांव था, वहाँ का शासक था अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी कहा जाता है। शाहजहाँ के दरबार में था, शाहजहाँ के साले या वित्त मंत्री सलाउद खान को मार देता है। हालांकि फिर बाद में अमर सिंह राठौड़ को भी उस खुद के साले अर्जुन गौड़ ने ही मार दिया था। अपन यहाँ तक बात कर चुके थे। ठीक है, और वो किस प्रकार से वो जो अपने घोड़े से आगरा किले की दीवार फांद कर भाग कर आता है। ठीक है, बुखारा दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहते हैं। उसको कौन बंद करवा दिया था? शाहजहाँ करवा दिया था। जॉर्ज स्टील उसको खुलवाया था। ठीक है, यहाँ तक अपन बातें कर चुके थे, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो मतिरेरी राड बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच हुई थी, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। 1644 में हुई थी। कर्ण सिंह की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है, कर्ण सिंह की पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम, अलंकारों से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, साहित्य कल्पद्रुम जो पुस्तक है किससे संबंधित है? क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा, तो अलंकारों से संबंधित पुस्तक है। और साहित्य कल्पद्रुम जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है? तो कर्ण सिंह की पुस्तक है। या निम्नलिखित में से कर्ण सिंह या बीकानेर का कर्ण सिंह की पुस्तक कौन सी है? तो एक ये दे देंगे और 3 पुस्तकें अलग दे देंगे। तो आपको साहित्य कल्पद्रुम करना है। साहित्य जो कल्पद्रुम पुस्तक है वो अकेले कर्ण सिंह ने नहीं लिखी थी, और भी जो लेखकों के द्वारा लिखी गई थी, यानी और जो लेखकों के साथ मिलकर कर्ण सिंह इस पुस्तक को लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना, कर्ण सिंह की पुस्तक आ जाए तो साहित्य कल्पद्रुम पुस्तक थी उनकी, जो अन्य लेखकों के साथ मिलकर लिखी गई थी। अब एक दरबारी विद्वान की और बात करें, गंगाधर मैथिल। इनके जो दरबारी विद्वान की बात करते हैं, गंगाधर मैथिल। मुझे लगा कि पहले अपन दरबारी विद्वानों की बात कर चुके हैं, लेकिन कर्ण सिंह के दरबारी विद्वानों की बात नहीं की अपन। तो इनके दरबारी विद्वान था गंगाधर मैथिल। ठीक है, कर्ण सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान था गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल की जो पुस्तकें हैं तो कर्णभूषण और काव्य डाकिनी।
कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल की 2 पुस्तकें हैं, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कर्ण सिंह की उपाधि की, जो अपन पेंडिंग रख लिए। कर्ण सिंह की उपाधि थी जंगलदर बादशाह। देखिए, औरंगजेब उस समय मुगल बादशाह था। औरंगजेब चाहता था मैं किसी न किसी प्रकार के जो राजस्थान के राजपूत राजा हैं, इनको इस्लाम स्वीकार करवा लूं। ठीक है, धर्म परिवर्तन करवा के इस्लाम स्वीकार करवा लूं। ठीक है, औरंगजेब प्लानिंग तैयार करता है, प्लानिंग बनाता है या योजना बनाता है कि इनको अटक नदी पार करवा लेता हूँ। ठीक है, अटक नदी पार करवा लेता हूँ। अटक नदी है जो पाकिस्तान में। ठीक है, इनको अटक नदी पार करवा लेता हूँ, औरंगजेब की योजना थी। और अटक नदी पार करवा के इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लूंगा, यानी जबरदस्ती से। अटक नदी क्रॉस करते हैं कि इनके ऊपर मैं दबाव बना लूंगा या ये मेरे अंडर में हो जाएंगे, कहीं पे भाग नहीं पाएंगे। जब अटक नदी क्रॉस करने की योजना बनती है तो जो राजस्थान वाले जो राजा थे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यार, पहले औरंगजेब से कहते हैं आपकी जो सेना है, जो मुगल सेना है, इसको पार करवा लो, हम अकेले, फिर हम जो राजस्थान वाले जो राजा है, राजपूत राजा है, वो एक साथ हम भी कर लेंगे। ठीक है, पहले आप चल लो या आप पार कर लो या आप क्रॉस कर लो। औरंगजेब भी थोड़ा उस जगह बोला पड़ गया होगा। औरंगजेब करता है क्या, वो औरंगजेब खुद निकलता है और अपना जो मुगल सैनिक थे उनको ले जाता है पहले नाव में, अटक नदी पार करवा देता है। वापस जो नाव आती है या जहाज आता है राजपूत राजाओं को लेने के लिए अटक नदी के किनारे, तो अटक नदी के जो किनारे थे, किनारे पर जो राजपूत राजा इकट्ठे हो रखे थे, वो विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह क्या करते हैं, कर्ण सिंह के नेतृत्व में प्लानिंग तैयार करते, भाई यार ये औरंगजेब अपने को उधर पार करवा के ले जाएगा, क्रॉस करवा के ले जाएगा, तो अपना धर्म परिवर्तन करवा देगा। तो ये जो पूरे राजपूत राजा मिलकर उस जो नाव था, वो जो जहाज था, उसको तोड़ देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं और कर्ण सिंह के नेतृत्व में ये जो विद्रोह कर देते हैं राजपूत राजा। ठीक है, तो उधर अटक नदी के पार नहीं जाते हैं, औरंगजेब के बहकाव में नहीं आते हैं। तो फिर राजस्थान के जो राजपूत राजा थे वो नारे लगाते हैं, जय जंगलदर बादशाह, जय जंगलदर बादशाह के नारे लगाते हैं। यानी कर्ण सिंह के नेतृत्व में विरोध किया था या कर्ण सिंह के लीडरशिप में विरोध किया था। तो फिर जो राजस्थान के राजा नारे लगाते हैं, जय जंगलदर बादशाह, जय जंगलदर बादशाह, हमारा नेता कैसा हो, कर्ण सिंह जैसा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के नारे लगाते हैं। तो फिर जो ये उपाधि धारण किया था कर्ण सिंह, जंगलदर बादशाह की उपाधि, तो ये जो पहला राजा था जंगलदर बादशाह की उपाधि स्वीकार करने वाला। ठीक है, अब बात आती है अगले राजा की। कर्ण सिंह भी कंप्लीट हो जाते हैं। अनूप सिंह, तो अनूप सिंह पढ़ेंगे अपन कल या नेक्स्ट क्लास में। अनूप सिंह का टाइम पीरियड रहता है 1669 से 1698 तक, 1669 टू 98 तक इसका टाइम पीरियड रहता है अनूप सिंह का। 1669 से 1698 ईस्वी तक अनूप सिंह का टाइम पीरियड रहता है। तो अपन अनूप सिंह की बात करेंगे या अगले राजाओं की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक बात किया है। ठीक है, तो लास्ट अपन राजा या शासक पढ़े हैं कर्ण सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।